हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी पेपर वन, सीटेट पेपर वन में जो हमारा ईवीएस का सेक्शन है उसको इस समय हम कवर कर रहे हैं। यानी कई सारी क्लासेज ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड हो चुकी हैं और इसी प्रकार से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं किस लिए, यानी किस चीज़ के लिए जो मगरमच्छ हैं उनका शिकार किया जाता है शिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर। तो देखिए, अलग अलग पशुओं का यहाँ पर शिकार किया जाता है, उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए जो शिकारी हैं वो ऐसा करते हैं और इसीलिए नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट लाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे जो भी जानवर हैं उनको उन्हीं के स्थान पर क्या प्रदान किया जाए, संरक्षण दिया जा सके ताकि शिकारी उनका यहाँ पर शिकार ना कर सकें। तो इसलिए मगरमच्छ का जो शिकार है वो किस लिए किया जाता है, तो वो त्वचा के लिए किया जाता है। यानी जो मगरमच्छ की खाल है, जो त्वचा है, उसको प्राप्त करने के लिए ही जो शिकारी होते हैं वो यहाँ पर शिकार करते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम सींगों के लिए, तो सींगों के लिए बेसिकली फेमस कौन है, वो है गेंडा। तो जो गेंडा होता है वो अपनी सींगों के लिए फेमस है। आपने देखा होगा एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर उसके सींगों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उसका शिकार शिकारियों द्वारा किया जाता है। फिर है दांतों के लिए, तो दांतों के लिए कौन फेमस है, तो ये है हाथी दांत। तो हाथी दांत के लिए ही हाथियों का जो शिकार है वो यहाँ पर किया जाता है शिकारियों द्वारा, जिससे उनके जो हाथी दांत हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और खुशबू के लिए अगर हम बात करें तो खुशबू के लिए है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी पाई जाती है उसकी खुशबू अपने आप में ही बहुत ही, अगर हम ये कहें तो काफ़ी अच्छी होती है और इसीलिए इसका शिकार किया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए, उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बोरा चिपचिपे, यानी बोरा जो है ये एक चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी जो बोरा एक जो चावल की किस्म है बोरा, ये यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, यानी ये मुख्य रूप से कहाँ की एक किस्म है, ये यानी ये चावल कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बोरा नाम का ये जो चावल है, तो ये देखिए हमको जो देखने को मिलता है ये असम वाले इलाके में देखने को मिलता है। असम में ही हमें ये चावल देखने को मिलता है जो कि एक चिपचिपा चावल होता है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बोरा। तो बोरा चावल की जो किस्म है ये असम में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा का रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करता है। जैसा कि आप देख रहे इस समय जो सर्दियों का मौसम है वो हमारा चल रहा है और इससे बचने के लिए जो दादी हैं, दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं उसी में दादी अक्सर क्या करती है, यानी निम्न में से आपको बताना है किसके घोल से त्वचा का जो रूखापन है, यानी हमारी त्वचा ड्राई हो जाती है सर्दियों में, तो उसको बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे कि बहुत से लोग यूज करते हैं किसका, गुलाब जल का, ग्लिसरीन का और साथ ही नींबू का रस। तो ये जो आपका घोल होता है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का, तो ये हमारे त्वचा को रूखेपन से बचाता है, यानी जो हमारी ड्राई स्किन होती है उससे हमें बचाता है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। इसीलिए आप सभी यूज भी करते होंगे सर्दियों में इसका। तो यही हमको बताना था। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है। तो देखिए, जब हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा था, बर्ड्स के बारे में पहली ही क्लास हमने ली थी स्पेशल क्लास के अंतर्गत, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला जो एक घोंसला है वो यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा सनबर्ड, यानी इसे सूर्य पक्षी कहा जाता है, सनबर्ड कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसी पक्षी के द्वारा पेड़ की, यानी पेड़ की शाखा हो या झाड़ी की शाखा हो, वहाँ पर एक लटकने वाला जो घोंसला है वो बनाया जाता है इस पक्षी के द्वारा। उसके अलावा कौवा के द्वारा भी घोंसला बनाया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है, तार का यूज किया जाता है, यानी ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। और बारबेट और भारतीय राबिन, इनके भी अलग अलग प्रकार के घोंसलों के प्रकार हैं जो कि आप उस वीडियो में अच्छी तरीके से देख सकते हैं डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर क्या दर्शाता है। तो आपने भी देखा होगा, आप जब आप टिकट बुक करते हैं, आपने भी ट्रेन से कई जगह ट्रेवल किया होगा, तो ट्रेन के ट्रेवल के दौरान आप जब बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाता है एक पीएनआर नंबर। तो अगर जैसे आपकी टिकट वेटिंग में है तो आप इसे डालकर चेक कर सकते हैं टिकट आपकी कंफर्म हुई कि नहीं, या जो भी आपकी डिटेल होती है वो कहीं ना कहीं पीएनआर नंबर पर ही यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंड होती है। तो आपसे पूछा गया है ये पीएनआर नंबर क्या होता है, यानी इसका जो
और फुल फॉर्म है वो क्या होता है, और साथ ही साथ ये क्या बताता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बताता है यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी रेलवे के पास जो भी यात्रियों की इन्फॉर्मेशन होती है वो नाम के रूप में होती है, ना कि नंबर के रूप में, और इस PNR नंबर से ही आपकी पूरी डिटेल पता चल जाती है। तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ये होता है PNR का मतलब, यानी कि यात्री का नाम रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, संख्या रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। तो PNR का यहाँ पर यही दर्शाता है जो PNR नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है मलयालम, जो कि एक लैंग्वेज है, इसमें माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो मलयालम में आपसे पूछा गया है माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो देखिए मलयालम है, तमिल है, ये अलग अलग कई सारी भाषाएं हैं जिनमें हम अलग अलग लोगों को अपने रिश्ते में अलग अलग यहाँ पर कहा जाता है। जैसा कि बात करें अगर हम हिंदी भाषा में या अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम हिंदी भाषा में बात करें तो हम अपनी माँ की बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो उसे हम क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। तो हमारे माँ की जो बड़ी बहन होती है, छोटी बहन, उसे हम मौसी कहते हैं हिंदी भाषा में। और यही आपसे पूछा गया है मलयालम, जैसे कि केरल इत्यादि में आपको मलयालम भाषा देखने को मिलती है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर उसे कहा जाता है वलियम्मा। वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को। तो वैसे तो हम भी हिंदी में अम्मा अम्मा कहते हैं, लेकिन वलियम्मा जो है वो मलयालम में कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में स्थित है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा केरल का एक स्थान है। तो यहाँ पर जो एक स्थान दिया हुआ है वो है कोझिकोड। तो कोझिकोड भी घटना भी हमको देखने को मिली काफ़ी समय पहले, कोझिकोड में ही। तो ये कहाँ का स्थान है, तो ये केरल में ही स्थित एक शहर है, या हम ये कह लें एक स्थान है केरल में स्थित। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गांव का नाम क्या है वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, यानी एक गांव है जो कि खेजड़ी ग्राम के नाम से जाना जाता है, और इसका ये नाम पड़ा है यहाँ पाए जाने वाले खेजड़ी के वृक्षों के कारण। और हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि जो खेजड़ी के वृक्ष हैं ये बेसिकली रेगिस्तान वाले इलाके में देखने को हमको मिलते हैं। और इस गांव के लोग क्या हैं, ये काफ़ी प्रेम रखते हैं, काफ़ी संबंध रखते हैं पौधों, पेड़ों और जानवरों से, यानी ये जो भी जानवर होते हैं उनको अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं इस गांव के लोग। तो आपसे पूछा गया है ये जो गांव है ये कहाँ पर स्थित है, भारत में ये गांव किस राज्य में स्थित है। तो देखिए खेजड़ी वृक्षों से हमने यहाँ पर एक दिमाग लगाया, सेंस लगाया कि ये रेगिस्तान में वृक्ष पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये जो गाँव है वो कहाँ होगा, ये गाँव हमारा राजस्थान में होगा। तो राजस्थान में स्थित है खेजड़ी ग्राम, जहाँ के लोग पेड़ पौधों और जानवरों से काफ़ी प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। तो देखिए जब हमने हाथियों के बारे में फैक्ट पढ़े थे, जानवरों के बारे में स्पेशल रूप से पढ़ा था, तब हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो यानी जो हाथी हैं वो झुंड में रहते हैं, और इस झुंड का मुखिया कौन होता है। तो इस झुंड का मुखिया होता है, यानी होती है बेसिकली हम कहें तो सबसे उम्र दराज मादा हाथी। तो देखिए जब उस झुंड में जो सबसे उम्र दराज मादा हाथी होगी वही उस झुंड की मुखिया होगी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा जब बात आती है मुखिया की, जब बात आती है प्रधान की, तो लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नर हाथी है वही सबसे बड़ा जो नर हाथी है वही मुखिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाथियों के केस में जो सबसे उम्र दराज मादा हाथी है वो ही झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है। नर हाथी तो 14 से 15 साल तक रहते हैं झुंड में, फिर वो झुंड से अलग हो जाते हैं। तो ये कई सारे फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड। फिर है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है क्या करके, बेक करके, गला के या अन्य के द्वारा। तो किस प्रकार से जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मजबूत बनाए जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा जो कुम्हार होता है सबसे पहले वो मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, और फिर क्या करता है, फिर उनको आग में पकाता है, तब वो क्या बनते हैं, मजबूत बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो भूनने से होगा नहीं, जलाने से होगा नहीं, गलाने से होगा नहीं, बेक यहाँ पर सही आंसर होगा। या आपको यहाँ पर ये भी लिखा मिल सकता है कि पकाने से, पकाया ही जाता है आग में बेसिकली जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तब वो और भी ज़्यादा क्या बनते हैं, मजबूत बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए सौंफ, लौंग, मेथी
क्या है जो क्या किया जाता है, दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी हाँ दांत में दर्द होता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप लौंग चबाइए। तो जब आप लौंग चबाएंगे तो क्या मिलेगा, दांत के दर्द से आराम मिलेगा, या दांत का जो कीड़ा होता है, दांत में जो कीड़ा लग जाता है, उसका भी एक ये घरेलू उपचार बताया जाता है लौंग से, यानी लौंग चबाने से जो दांत दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो दांत के दर्द में पौधे का कौन सा भाग है जो उपयोग लिया जाता है, तो वो है लौंग। तो लौंग का यूज यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, कोई क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो आप में भले ही कोई हो जो ये ना जानता हो कि गेहूं के आटे से चपाती कैसे बनाई जाती है, तो सिंपल सा प्रोसेस, इसमें कुछ भी पढ़ने या जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं आराम से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटे को गूँथते हैं, गूँथ कर आटे की लोइयाँ बनाकर, लोइयों को बेल कर आग पर पकाकर। तो यही हमारा क्या होता है, एक सही क्रम होता है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का, जो कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर पूछना है वो उसने पहले ही लिख दिया है। देखिए नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये पहले ही यहाँ पर टाइप है। इसका जो सही आंसर होगा वो भावनाएं ही होगा, लेकिन मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है, ये पूरा सेंटेंस होगा, लेकिन पहले ही भावनाएं यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है रॉन्ग है, इंग्लिश में भी हम इसे देख लेते हैं। इन द डांस द मेन पोजेज ऑफ एक्सप्रेशन डिमोनस्ट्रेट। हाँ देखिए ऊपर नहीं दिया हुआ है भावनाएं, लेकिन नीचे उसने लिख दिया है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भावनाएं, यानी नृत्य में मुख्य रूप से जो आपकी मुद्रा होती है और जो आपकी भावनाएं हैं वो प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, यानी वो कैसे सीखते हैं, जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते, यानी जो बोल भी नहीं सकते, साथ ही साथ उनको सुनाई भी नहीं देता, लेकिन उनको यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं सकते। तो देखिए नेत्रहीनों के लिए क्या है, जिनको दिखाई भी नहीं देता उनके लिए बनाई गई है ब्रेल लिपि, यानी उनको तो ब्रेल लिपि का यूज करके यहाँ पर चीज़ों को बताया जाता है, वो सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसमें क्या है, उसमें दिखाई तो देता है लेकिन सुनाई और बोल नहीं सकते। तो देखिए देख के सीखने के लिए एक ही भाषा का यूज किया जाता है और वो है सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो देखिए इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं, यानी देखकर, एक्सप्रेशन को देखकर वहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं, उनको बताया जाता है एक्सप्रेशन से कि ये चीज़ है, ये ऐसी होती है, इस प्रकार से मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से और ब्रेल के माध्यम से। हमेशा जब बात की जाए नेत्रहीन की, तब वहाँ पर ब्रेल लिपि का यूज किया जाएगा और ब्रेल के माध्यम से तभी वो सीखेंगे। लेकिन अगर बोल नहीं सकते, सुनाई नहीं देता, तो फिर वहाँ पर उन्हें सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो आपको देखिए भिन्न बताना है, नदी, पर्वत, झील, झरना। तो आप आसानी से बता लेंगे, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पर्वत, क्योंकि नदी, झील और झरना ये सभी जल के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति कौन सी है यहाँ पर, तो स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो भी स्कूल में विद्यार्थी हैं उनके जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से दोनों को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। फिर रटने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है, रटने के लिए प्रेरित न किया जाए बल्कि चीज़ों को समझाया जाए, प्रैक्टिकल वे में समझाया जाए, तो हमारे लिए ये बाल केंद्रित प्रवृत्ति होगी। तो ये भी हमारा सही है कि रटने को क्या किया जाए, हतोत्साहित किया जाए। फिर है सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और सी सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ए, बी और सी। तो ए, बी और सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, यानी कौन कौन से उद्देश्य हैं पर्यावरण अध्ययन की। ईवीएस का जो अध्ययन है वो हम क्यों करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ही हम पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर ऐड करते हैं प्राथमिक स्तर पर। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बिल्कुल सही बात है। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, ये हमारा कथन गलत है। तो सही आंसर होगा ए, बी और सी। तो ए, बी और सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो देखिए, यही कथन हमारा सही हो गया। मल्टीपल टाइम हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भी कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस विषय रखा गया है उसमें क्या क्या ऐड किया गया है। तो उसमें आपकी विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा भी है। तीनों का क्या किया गया है, तीनों का एकीकरण किया गया है, एकीकृत किया गया है तीनों विषयों को ईवीएस के अंदर। तो ये हमारा कथन यहाँ पर सही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। यानी ईवीएस की जो कक्षा है तो 4 में से किसे कम किया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा उसका वो नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, स्वतंत्र वाद विवाद ये तो काफ़ी ज़्यादा किया जाना चाहिए, यानी कम इसे नहीं करना चाहिए। फिर चित्र पठन भी करना चाहिए, कथा भी करनी चाहिए। और फिर आता है यहाँ पर विवरण। तो विवरण यहाँ पर कम किया जाना चाहिए के अनुसार से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। यानी जब हम प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखते हैं तो उसमें क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, क्या चुनौती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर है परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है। सही आंसर है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के यहाँ पर अवसर हैं। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड। और जल्द ही ईवीएस पर यानी पेपर 1 जो ईवीएस सेक्शन है इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनको हम एक साथ कवर करने वाले हैं एक मैराथन के माध्यम से। और जल्दी ही उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी मैराथन से रिलेटेड। तो पेपर 1 ईवीएस की मैराथन में हम पूरे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन आपकी लगभग 12 से 13 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए यानी पिछले ही सीटेड एग्जाम में पूछे गए ये आपके एज इट इज क्वेश्चन हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करते रहें। तो आप वो पूरी थ्योरी वहाँ से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।